वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो मैंने बताया था आपको सॉल्यूशंस कैन बी एनीथिंग, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स आल्सो। सो डोंट एवर थिंक दैट सॉल्यूशन ओनली मीन्स लिक्विड्स। जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में शुरू से ही बैठा होगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, व्हेन यू मिक्स टू मेटल्स टू फॉर्म ज्वेलरीज, क्या उसमें आप बता सकते हो क्या कि कौन क्या है क्या नहीं? मिक्स हो जाता है वो कम्प्लीटली। तो दैट इज़ ऑल्सो होमोजीनस, दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स हो गई, एक जैसे दिखते हैं। यू कैनॉट से दैट गोल्ड हैज़ सिल्वर, वो है, वो मुझे पता है, बट आप देख के नहीं बोल सकते, बिकॉज यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो जाते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम देखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज से लिक्विड सॉल्यूशंस, जो कॉमनली आप देखते हो उसी को चलो देख लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस में का मतलब होता है सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा। सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड, मतलब लार्जर कंपोनेंट इज ऑलवेज लिक्विड, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो चलो एक बार लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स कर दें। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कुछ, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है सॉल्वेंट इज इन लिक्विड फॉर्म और वो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो जिसके नाम पे दिए, जैसे बोलो सॉलिड सॉल्यूशंस, तो इसका मतलब है सॉलिड ज़्यादा है। अब उसमें दूसरा जो सॉल्यूट ऐड करेंगे वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज सॉलिड अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो। उसी तरीके से गैसियस सॉल्यूशंस बात करेंगे तो सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैसियस। अब एग्जांपल देखो, लिक्विड सॉल्यूशंस में पहला टाइप, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। अब चलो उसमें लिक्विड डाल दिए, जैसे सपोज करो आप पानी में इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दो, मिथाइल अल्कोहल मिक्स कर दो, तब एग्जांपल में डाल सकते हो क्या, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, या फिर मिथाइल अल्कोहल इन वाटर। मिक्स हो जाता है ना, पानी में आप इथाइल अल्कोहल मिक्स कर सकते हो, C2H5OH प्लस H2O, या फिर इथाइल अल्कोहल का CH3OH प्लस H2O, ये मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली। हमने लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह में ही देखा है, मिथाइल अल्कोहल वगैरह मिक्स कर सकते हो। दूसरा, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। दूसरा सॉल्यूट के बाद चलो ऐड कर देते हैं गैस, लिक्विड में गैस ऐड कर देना। सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो आप लोग, क्या होता है, बॉटल खोलते हुए वैसे ही गैस बाहर निकलता है, मतलब उसमें क्या गैस फिल किया गया, CO2 फिक्स किया होता है। एग्जाम्पल में दे सकते हो कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं उसे। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें क्या होता है CO2 मिक्सड इन वाटर, CO2 मिक्सड इन वाटर। ऑक्सीजन, दूसरा एग्जाम्पल डाल सकते हो, ऑक्सीजन को भी मिक्स किया जाता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, इट्स ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। CO2 होता है वही, जब आप बॉटल खोलते हो तो गैस बाहर निकल जाता है तुरंत। तीसरा एग्जाम्पल, अब लिक्विड को मिक्स कर देते हैं सॉलिड के साथ, लिक्विड मिक्सड विथ सॉलिड। जैसे सपोज करो, मान लो तो आप थके हारे होते हो, लोग बोलते हैं ग्लूकोज पी लो, थोड़ा फास्ट भी करते हैं, तो वो एक ये होगा ग्लूकोज इज बट सॉलिड, तो ग्लूकोज इन वाटर, वो एक सॉलिड और लिक्विड का हुआ, ठीक है। या फिर जो दूसरी चीज़ें आप करते हो, हम जो एग्जांपल देख रहे थे, यही शुगर है, सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज शुगर ही होता है तो उसको नहीं लिखते हैं सॉल्ट इन वाटर। तो ये सब लिक्विड सॉल्यूशंस। आपको ध्यान ये देना है, जैसे ही मैं बोलूँ लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड। दूसरा मैं बोलूँ गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस, तो इसका मतलब हो गया सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैस, हमेशा सॉल्वेंट गैस होगा, ठीक है। तो लिखो सॉल्वेंट सॉल्यूट, ठीक है। मैंने बताया सॉल्वेंट गैसियस सॉल्यूशन से बात कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैस, गैस हमेशा लार्ज अमाउंट में होगा। तो चलो पहले गैस के साथ गैस ही मिक्स कर दो,
क्या होगा, एयर, एयर इज़ ए बेस्ट एग्जाम्पल, गैस के साथ गैस मिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा, गैस में लिक्विड मिक्स कर दो, गैस में लिक्विड मिक्स कर दो, जैसे कि एक ये बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, पहले जब सर्जरी वगैरह होती थी तो एनाल्जेसिक दिया जाता था, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको N2 गैस में, नाइट्रोजन गैस में थोड़ा मिक्स करके सुंघाया जाता था बेहोश करने के लिए, तो CHCl3 इन N2, N2 एक गैस है, उसके अंदर लिक्विड CHCl3, क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। फिर से गैस, उसमें सॉलिड ऐड करना है, ठीक है। आप घर में यूज़ करते हो कैम्फर, कपूर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस के साथ उसे स्टोर करके रखा जाता है। नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है, उसको जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि जब हम चिप्स का पैकेट वगैरह खाते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। तो कैम्फर भी क्या है, आप छोड़ दोगे तो हमने पढ़ा सब्लिमेशन होता है, वो भी धीरे धीरे उड़ जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में होता है और उसके अंदर एक दो टुकड़ा कैम्फर का रख दिए, ठीक है। तीसरा देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। अब इस बार क्या होगा, सॉल्वेंट इज ऑलवेज सॉलिड एंड द सॉल्यूट, तीनों में से एक एक करके होगा एक एक बार। एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट इज ऑलवेज सॉलिड। अभी चलो सॉलिड में पहले सॉलिड ही ऐड कर देते हैं। क्या होगा, सॉलिड में सॉलिड ऐड करके एलॉयज हम पढ़ते हैं ना बहुत सारे मेटल का, जैसे कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टीन, बहुत सारे पढ़ते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रास, सोल्डर। सॉलिड में लिक्विड मिक्स कर दो, एमलगम्स। एमलगम्स क्या होता है, किसी भी मेटल का सॉल्यूशन विथ मरकरी, बिकॉज मरकरी इज ऑल्सो मेटल बट इट इज़ ए लिक्विड, ठीक है। तो जैसे Hg प्लस सोडियम और Hg प्लस जिंक, ये एमलगम्स होते हैं जहाँ पे एक कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी इज लिक्विड फॉर्म, उसको हम सॉलिड सोडियम या जिंक के साथ मिक्स किए। और तीसरा, सॉलिड में मिक्स करेंगे गैस। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, याद है। हाइड्रोजन को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, हाइड्रोजन एड्जॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम, निकल, पैलिडियम। तो वो भी एक सॉल्यूशन है, किसमें, सॉलिड का सरफेस है प्लैटिनम का, उस पर हाइड्रोजन आपने रखा है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहा था बहुत सारे हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस वगैरह में। तो वो क्या होता है, सॉलिड और गैस का एग्जांपल है। हाइड्रोजन इज ए गैस, उसको हम एड्जॉर्ब करते हैं। प्लैटिनम, निकल, पैलेडियम, इन तीनों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्टोर हो सकता है, पोर्स होते हैं उसके अंदर। तो दिस इज टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, सॉरी, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। अब हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, हाउ टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है और जल्दी जल्दी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस बहुत सिंपल चीज़ है, आपने पहले ही पढ़ा है। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं पहले भी। कैसे एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। किसी कंपोनेंट का टोटल में कितना मिक्स किया हुआ है, वही चीज़, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें आपसे, मास परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ
a component in solution upon total mass of the solution, total mass of solution इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के टर्म में हम बता रहे हैं। ये होता है मास परसेंटेज। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, ठीक है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन is mixed in 122 gram carbon tetrachloride. Calculate mass percentage of benzene and carbon tetrachloride. कैसे करोगे? एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मास परसेंटेज, सबसे पहले आप टोटल मास निकाल दो सॉल्यूशन का। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 22 ग्राम बेंजीन यूज़ किया है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया है, तो टोटल कितना हो गया? 144 ग्राम। ठीक है, अब एक एक का मास परसेंटेज निकाल दो। मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6 क्या हो जाएगा? मास ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कितना यूज़ किया है आपने? 22 ग्राम बेंजीन यूज़ किया है, टोटल 144 था, दोनों कंबाइन करके सॉल्यूशन इन्हीं दो का बना है, इनटू 100 जो भी आ जाए। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा? मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्या होगा? कितना यूज किया? 122 ग्राम, 122 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल 144 ग्राम इंटू 100। तो इस तरीके से मास परसेंटेज निकालते हैं। ओके, ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होगा? वॉल्यूम को डिवाइड करोगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट है जो उसको मैं डिस्कस करता हूँ इसके बाद। ये बिल्कुल जैसे हमने मास परसेंटेज निकाला वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज आप निकाल सकते हो। ठीक है, वहाँ पे वॉल्यूम दिया रहेगा मास की तरह। एक डिस्कस करना है मुझे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ppm एक देखो, ppm 10⁻6 के मतलब कि 1 मिलियन में 10⁻6 ग्राम अगर मैं सॉल्यूशन कर लूँ, मिलियन वही होता है ना, 1 मिलियन मतलब 1 पे 6 जीरो। ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट मान लो बहुत ही कम अमाउंट में है, कितने में? बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में है, तो उसको डिनोट किया जाता है ppm। समझो इसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज़ करो मैं लिखूँ, जैसे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स बहुत ही कम अमाउंट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो कि एक एग्जांपल समझो, लिखा हुआ हो 6.5 ppm DDT सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स ओनली 6.5 ग्राम of DDT is
प्रेजेंट इन 10⁻⁶, मतलब 1 मिलियन, जब पर मिलियन की बात कर रहे हैं, ऑफ सम सॉल्यूशन, मान लो वाटर का ही सॉल्यूशन, मतलब 10⁻⁶ ग्राम, समझ रहे हो ना, ये इतना ग्राम हो जाएगा, 10⁻⁶ ग्राम, 10 लाख ग्राम में सिर्फ ये 6.5 ग्राम है, तो ये बहुत ही छोटा यूनिट है। तो ppm इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं ppm। कहीं पर लिखा हुआ है 6.5 ppm DDT सोल्यूशन, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि मिलियन का मतलब क्या होगा, 10⁻⁶, इतने में सिर्फ 6.5 ग्राम DDT मौजूद है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब वही ग्राम में, पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट हैं टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इंटू 10⁻⁶, क्योंकि हमें 10⁻⁶ में कैलकुलेट करना है। तो ये मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन का, ठीक है। इसका मतलब हुआ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पूछ रहा है कितना पार्ट मौजूद है सॉल्यूट का 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 6.5 ppm DDT सोल्यूशन मतलब 10⁻⁶ ग्राम कोई सोल्यूशन है, उसमें सिर्फ 6.5 ग्राम मौजूद है DDT का। तो टोटल पार्ट्स अब उसके ऊपर क्या है, किसी एक भाग का, जैसे DDT का निकाला हमने, तो DDT का कितना पार्ट है टोटल पार्ट में, और 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। So this is the meaning of parts per million. Next is mole fraction. Mole fraction, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है x, छोटा एक लिखना और एक नीचे से थोड़ा बड़ा निकाल देना, ईटा बोलते हैं, x नहीं बोलते हैं इसे, ईटा, ठीक है। इसका सपोज करो बहुत सारे का एक मिक्सचर बनाया, सपोज देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ A एंड B, ठीक है। तो इसका कुछ मोल्स होगा, इसका कुछ मोल्स होगा, से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू n A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू n B। तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, Na प्लस NB। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है हर एक कंपोनेंट टोटल का कितना फ्रैक्शन है, मतलब ए टोटल का कितना मौजूद है, टोटल के कंपैरिजन में बी का कितना मोल्स है, यही कहने का मतलब फ्रैक्शन, नाम ही है फ्रैक्शन। तो इसका मतलब होता है, सपोज करो मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी जिसका निकालना हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 100 से नहीं बोल क्योंकि ये फ्रैक्शन है। जैसे सपोज करो मुझे ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन, एक्स से डिनोट करते हैं, ईटा बोलते हैं, हमने बताया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स नंबर ऑफ ए ऑफ बी। उसी तरीके से बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तीसरा होता तो ऐसे ही आगे बढ़ जाता, Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। जैसे सपोज करो, इसके लिए भी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, ये आपके NCERT में भी होगा ये क्वेश्चन, ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन
containing 33% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब वैसे मुझे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। इसका मतलब होगा अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है, से सोल्यूशन मास इज इक्वल टू 100 ग्राम टोटल, सो मास ऑफ बेंजीन उसमें कितना है, 30 ग्राम है। ये बोल रहा है 30%, बेंजीन इन सोल्यूशन का 30% बाई मास इन CCl4। ठीक है, तो उसमें 30 ग्राम में 100 ग्राम टोटल मान लो, तो 30% बेंजीन मौजूद होगा है CCl4 में। इसका मतलब है 30 ग्राम ये होगा, 100 ग्राम अगर टोटल माने तो मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा जो बचा, CCl4 कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ग्राम। तो मास निकल गया 30% बाई मास CCl, बेंजीन 30% है CCl4 के साथ सोल्यूशन में, मतलब 100 ग्राम अगर टोटल है तो 30 ग्राम बेंजीन हो जाएगा, 70 ग्राम CCl4 हो जाएगा। अब मुझे मोल्स निकालना होगा कि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होता है C6H6, क्या हो जाएगा, वेट कितना है 30 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट। बेंजीन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 12 6 72 प्लस 6 78। ठीक है, उसी तरीके से मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये कितना हो जाएगा, वेट 70 ग्राम है और इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, जोड़ लो, एक कार्बन का 12 CCl4 4 है। इसमें कैलकुलेट 35.5 होता है एक क्लोरीन का, राइट। तो 35.5 इंटू 4 142 प्लस 12 कार्बन का 154, तो 154 ये मोल्स निकलेगा सबका इंडिया। तो ये पहले बेंजीन का निकाल लो, कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 78, 30 डिवाइडेड बाई 78 0.38 मोल्स। तो इसका कितना हो जाएगा दूसरे का 70 डिवाइडेड बाई 154, ठीक है। तो इसका कितना मोल्स आया 0.455 मोल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.38 प्लस 0.455, 0.455 प्लस 0.38 0.835 हो गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बेंजीन, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेंजीन का 0.38 और टोटल आपने दोनों को जोड़ दिया था, कितना आता है 0.835। तो 0.38 डिवाइडेड बाई 0.835 कितना आ गया 0.455, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन अगर पूछा नहीं है CCl4 का, सिर्फ बेंजीन का पूछा है, लेकिन फिर भी निकाल सकते हो आप। CCl4 का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितना हो जाएगा, इसका मोल 0.455 था, ठीक है। और टोटल नंबर कितना है 0.835। तो देख लो कितना आ रहा है
करके 0.455 डिवाइडेड 0.835, ये लगभग 0.545 कुछ आ रहा है, हाँ 545। कोई भी चीज़ मिला के दोनों एक 1 होना चाहिए टोटल, इसको दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा। आप यहाँ भी ये भी कर सकते, इसका आ गया 0.455, तो इसका क्या होता जो भी बचा 1 माइनस इतना, उससे भी निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि मोल जो भी कंपोनेंट्स होंगे, कितना भी कंपोनेंट्स हो, ठीक है, पहला कंपोनेंट हो, दूसरा कंपोनेंट हो, तीसरा सबका मोल फ्रैक्शन सबका ऐड करने पे 1 ही आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% हो सकता है मैक्सिमम। तो वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे एक का निकाल दिया, यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है, एक का निकाल दिया तो दूसरे का क्या हो सकता था 1 माइनस इतना, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। सो दिस इज़ मोल फ्रैक्शन। लेट मी क्लोज दिस वीडियो। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। तो ये इनिशियल चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपकी ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। थैंक यू।